भारत तभी तक भारत है जो भारत से कल्चरली जुड़ा है। मुगल अगर ये आप बोलते हैं कि राजपूतों ने अपनी बेटी मुगलों को दी तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बोल दें कि मुगलों ने अपनी बेटी राजपूतों को दी तो दुखी हो जाएंगे। पाकिस्तान को छोड़ करके कौन ऐसा अरब वर्ल्ड का लीडर है जिसने मोदी को अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक वो न दिया हो? वो कैसे दे रहे हैं? अभी आज गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि इंडिया जो है $75 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी या 75 ईयर्स बाद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। पैसा तो हमारे पास भी होगा। जो अभी अमेरिका में मोदी जी गए, उन्होंने जो पीस बड़े बड़े साइन किए, उसके बाद अमेरिका ने हेराल्डेड डिक्लेयर्ड कि फ्री वर्ल्ड का आज से नेता इंडिया बनने जा रहा है, विश्व गुरु इंडिया बनने जा रहा है। हम किसी को नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, एनहाइलेट नहीं करेंगे। अरब भी सर्वाइव करेंगे, इस्लाम भी सर्वाइव करेगा, क्रिश्चियनिटी भी सर्वाइव करेगा, सनातन भी सर्वाइव करेगा। आप सबको लेके चलेंगे क्योंकि हम जी सबको जी। अपना परिचय। कहाँ के वो दोस्त थे आपके, पाकिस्तान के? मैं जब जर्मनी में रहता था तो मेरा रूममेट ही पाकिस्तान से था। जी 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 जी। तो हम लोग करीबन 1 साल साथ में रहे। तो फारूक नाम था, बड़ा अच्छा लड़का था। अच्छा। तो मतलब वो पेग वेग लगाता था, फ्री टाइप का आदमी था, नथिंग रिलीजियस। फिर मैं उसको ये समझ नहीं पाया कि इंडिया के प्रति उसकी नफरत जो थी वो कम नहीं होती थी। मतलब वो मानता था कि पाकिस्तान की सारी समस्याओं का कारण हिंदुस्तान है, जबकि बड़ा रेशनल लड़का था, अच्छा लड़का है वो। तो 3 लेयरिंग की गई है, आपको समझना जी पड़ेगा। सीमेंट जब भरते हैं ना, उसके पहले जो खाली करते हैं, पहले खाली करके ये बताया कि जो पहला लेयरिंग करते हैं पाकिस्तान के साथ, कि हिंदुस्तान की हर चीज को घटिया बताते हैं। हर कोई यहाँ खान बन गया है। हाँ हाँ खान मतलब मंगोल है यार खान। यहाँ पे आपको एक वीक सा कमजोर सा आदमी होगा, उसका नाम होगा खान। जी जी देखिए, जी इस्लाम का इंडिया से कोई पंगा नहीं है आज की डेट में। देयर वाज अ जी। टाइम इन द हिस्ट्री, और जो हिस्ट्री है उसको हम आप बदल नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है अभिषेक मिश्रा जी। ये काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तानी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिले होंगे। वो काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर, और वो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपने आप को भारतीय से जोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं। आज हम सर से इस टॉपिक पर थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में, और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद अनुज जी, आपने मुझे अपने चैनल पर निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आपका जी आभार व्यक्त सर। करता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके सैकड़ों हजारों प्रशंसकों में से छोटा मैं जो आपके अरे कार्य को धन्यवाद। जरूर देखने का प्रयास करते हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माँ भारती की सेवा कर रहे हैं आप। तो आपको मेरा दिल से राधे राधे। जी। अच्छा सर, आप अब हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो पाकिस्तान के लोग हैं, इनके यहाँ पर जो हीरोज़ बताए जाते हैं जिनसे ये अपने आप को कनेक्ट करते हैं, वो कहीं गजनबी को बता देते हैं, कहीं कासिम को बता देते हैं, या फिर कोई मुस्लिम शासक जिसने भारत के ऊपर अटैक किया, यहाँ पर लूटा, उसको ये लोग अपना हीरो मानते हैं। जबकि ये जो लोकल हीरो हैं इनको तो ये लोग भूल ही गए हैं, और इसके अलावा ये भारत से कभी कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। जैसे कि आप इनको बोल देंगे कि आप भारत से ही हैं, तो इनको थोड़ी सी चिढ़ मच जाती है। ये ऐसा क्यों होता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, ये प्रश्न ना बहुत गंभीर है। ये प्रश्न इतना आसान नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं लागू होता। जी ये जी जो जी। हिंदुस्तान के अंदर भी जो है, ये एक बीमारी है कि आप हिंदुस्तान की धरती से एसोसिएट नहीं करते, उसके जी जी जी। कल्चर को आप घटिया समझते हैं। ये एक फिनोमिना आपको मिलेगा, ठीक है ना, कि जी भाई जी अगर आप के कल को अपना पंथ बदल लें, अपना ईश्वर बदल लें, तो फिर भारत जी जी की जो हजारों साल की जो एक इतनी भव्य संस्कृति है, उसको जी क्या, उसकी उसको क्रिटिसाइज करना, उसको नीचा दिखाना जरूरी है? जी क्या जी, ऐसा नहीं हो बिल्कुल। सकता कि आपने यदि अपनी ईश्वर और पूजा पद्धति यदि बदली है, तो उसके साथ साथ आप अपने कल्चर का भी रिस्पेक्ट करें? देखिए, जी एक जी बात ध्यान रखिए, भारत तभी तक भारत है जो भारत से कल्चरली जुड़ा है। जो यदि जी भारत जी, को सिर्फ बिल्कुल। भूमि का हिस्सा समझ रहा है और अपने इतिहास को, वो 600-700 साल का इतिहास बता रहा है, वो फिर भारत को एज अ टेरिटोरी देख रहा है। भारत के जी जी आत्मा से उसका कोई जुड़ाव नहीं है।
तो भारत की आत्मा पे लगातार आप प्रहार करते रहिए, यानी कि भारत की आइडेंटिटी, हेरिटेज और ट्रेडिशन को आप छीन लीजिए, भारत खत्म हो जाएगा। और हो ही गया है। जो लोगों ने भारत के कल्चर से अपना नाता तोड़ लिया है, क्या वो अपने आप को इंडियन मानते हैं? क्या वो भारत के संतति मानते हैं? क्या वो अपने आप को जोड़ते हैं कि हम राजा भरत और शकुंतला और जो ऋषभ के जो महाराज ऋषभ के जो पुत्र हुए भरत, उनके वंशज है? नहीं। वो तो सारे कह रहे हैं कि भाई हमारा लेना देना सेंट्रल एशियन से है। वो कह रहे हैं मुगल नहीं होते तो आपके पास ताजमहल नहीं होता और लाल किला नहीं होता, तो हम आप कुछ दिखा नहीं पाते। अब हमारी आपके, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो संस्कृति जो मंदिर, जो पहाड़ों को काट के मंदिर बना दे, ऐसा भी नहीं कि पत्थर ला ला के जोड़ जाड़ के सीमेंट लगा के मंदिर बनाए, पहाड़ों को काट के मंदिर बना दे। आप उस सोसाइटी के लोगों को कह रहे हो कि तुम्हें अगर आज ताजमहल नहीं होता तो तुम्हें क्या होता दिखाने का? जरा कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखाएं आप जरा हमारे यहाँ पे इवन वो जो दिल्ली में वो है ना यार, वो जहाँ पे वो जंतर मंतर का वो जो सूर्य मंदिर है, जहाँ से पता चलता है कि सूर्य कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, वही देख लो यार। जीरो भारत ने दिया। सुश्रुत संहिता में आपको पहली प्लास्टिक सर्जरी जो है वो भारत ने की। कौन सी ऐसी विधा थी जो भारत में नहीं थी यार? और आप कह रहे हो कि आप मतलब आप इस देश में रह के ये कह रहे हो कि ये नहीं आते तो हम कुछ नहीं दे पाते, हमारे पास कुछ नहीं। तब आप इस सोच का क्या करेंगे? अच्छा सर, जब ये लोग नहीं आए थे उससे पहले भी भारत बहुत ज़्यादा संपन्न था, दुनिया का सबसे रिचेस्ट देश था, 1700 साल रहा है। और जब ये लोग नहीं आए तो उससे भी पहले था। ये लोग आए, इन्होंने तो लूटा है भाई। ये तो ये सुनकर आते थे कि भारत चलो वहाँ बहुत पैसा है, जैसे कोई डाकू नहीं होता, उसको पता चल गया उस बैंक में ज़्यादा पैसा, चलो लूट लो चल के। तो वही तो ये लोग कर नहीं रहे थे भाई, लूटने आते थे, लूट के चले जाते थे। क्या ऐसा था भाई? यहाँ पर जो लोग रह गए उन्होंने थोड़ा बहुत चीज़ें बनाई, जो रहता है जहाँ पर वो बनाता है। नहीं, बात ये नहीं है कि वो लुटेरे थे या वो कौन थे, बात ये कि हमारे आपके लोग कह रहे वो हमारे अपने हैं। जी जी, आप समझ रहे ना वो क्या करने आए क्या नहीं, इससे हमारी कोई दुनिया जानती वो लुटेरे थे। अंग्रेज कॉलोनियल पावर है और मुगल हमारा अपना है। मुगल अगर ये आप बोलते हैं कि राजपूतों ने अपनी बेटी मुगलों को दी तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बोल दें कि मुगलों ने अपनी बेटी राजपूतों को दी तो दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। ये वन साइडेड चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुगल को आप एक्सेप्ट कर ले, मगर मुगल आपको नहीं एक्सेप्ट करे। मुगलों के हरम में तुर्की की और वहां की लड़कियां रहती थी, और वो जो मुगल राज एक दो राजपूत राजाओं ने अपना किया अलायंस तो किया होगा, लेकिन कई खड़े हो लड़े हुए। तो मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो आते ही आपके कास्ट सिस्टम पे अटैक करने लगेंगे कि अनटचेबिलिटी ये थी, अपने अंदर नहीं झांकेंगे वो। उनके यहाँ कितने अव्वल दर्जे की अनटचेबिलिटी है, एक दूसरे को और सलाम फिलॉसफी में भी है और सोशियोलॉजी में भी है यार। तो आके दूसरों के, आप जब अपनी, अगर आपके घर में अंधेरा है तो दूसरे के घर, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अगर आपका घर कांच का है तो भैया कपड़े बदलो लाइट बंद करके। सही है सर। हमारे घर में तुम कास्ट सिस्टम दिखा रहे हो, मैं तो आपको फिलोसफिकली भी प्रूव करने को तैयार हूं और सोशियोलॉजिकली भी प्रूव करने को तैयार हूं। बट पॉइंट है कि इसको क्यों बढ़ाना आगे? आप भारत के कल्चर से जुड़े भाई। मैंने कहा ना, मैं कई चैनल पे कह चुका हूं, भारतीय चैनल पे भी कह रहा हूं कि मैं रहा हूं यार तुर्कों के बीच में। अच्छे लोग हैं वो, इतने बुरे नहीं है, सारे बुरे नहीं है। वो अपनी भूमि पे प्राउड करते हैं। मेरी कजाकिस्तान की उज्बेक दोस्त है, कजाकिस्तान दोस्त है, वो बहुत सम्मान से देखते हैं इंडिया को। मैं आपको अपना एक बताता हूँ। जब मैंने रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से तो मुझे ना एक मेरे प्रोफेसर थे, वो ग्रीक थे, और कुछ रशियंस मिलकर के मुझे ले गए एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने, कजाकिस्तान अलमाटी में। तो मैं वहां बैठ के खाना खाता, मेरे साथ एक सीरियन भी था। तो क्या हुआ कि मैं और मेरा सीरियन दोस्त बोला यार देखते हैं क्या इसके अंदर क्या चल रहा है। एक जगह थी, वहां पे कुछ लोग डांस कर रहे थे, तो मैं चला गया वहां डांस करने। तो मैंने देखा गाना क्या बज रहा था, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। हाँ, ये गाना काफी फेमस है वहाँ पे। मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा फेमस। तो मैंने भी वहां दो चार टीके लगा लिए भाई, दो चार पैर मार लिया ताकि वो लोग खुश हो जाएं। अच्छा, मैं वो 2 5 6 मिनट रुका, फिर चला आया, क्योंकि उनके परिवार के लोग, अपना परिवार के लोग मजे कर रहे थे, मतलब आनंद ले रहे थे। मैं चला आया कि भाई चलो पारिवारिक उसमें मैं क्यों वो करूं। जी जी जी। तो 10 मिनट बाद देखिए वहां गोरे भी बैठे हुए थे। सारी दुनिया में गया हूं, अगर गोरा आपके साथ बैठा है ना तो भूरों को कोई पूछता नहीं है। वो गोरों से आकर के वहां के लोकल लोग दोस्ती करना चाहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि गोरे बैठे हुए थे और एक वहां से आया, वो क्या नाम है, कजाक, उज्बेकी था वो बेसिकली। उसके हाथ में एक शैंपेन की या कुछ वो बोतल थी, 2 ग्लास लेके आया था।
उसने मुझसे पूछा कि आर यू फ्रॉम इंडिया, मैंने कहा यस आई एम फ्रॉम इंडिया। बोला ब्रदर आई एम आल्सो, आई हैव बीन टू इंडिया एंड ऑल दैट। उसने मुझे ऑफर करी पैग, मैं पीता नहीं हूँ। तो मेरा छाती फूल गया वहां पे, क्योंकि गोरों से दोस्ती न करके वो किसी इंडियन से दोस्ती कर रहा था। ये है वहां के तुर्कों का हाल। आपने जिन तुर्कों की फतवाहत अपने गले लगा रखी है, आपको मैं बताऊं, वो तो लूटर थे यार। मैंने बाबर की किताब पढ़ी है, बाबरनामा में बाबर कहता है कि यहाँ पे कॉलेज नहीं है, यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने की बात नहीं आती। मतलब उसको 15वीं शताब्दी में जिस आदमी को ये ना पता हो कि भारत में दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी, हुएन सांग, मार्को पोलो, कितने लोग आके यहाँ पे गए, उन्होंने अपनी पुस्तकों में हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं उनका उल्लेख किया है। द मैन हैड नो आइडिया। लेकिन आज का जो का समाज है, देखिए तुर्क को आप समझना पड़ेगा, तुर्क कौन है? ये सेंट्रल एशियन के एक ट्राइब का नाम या एक ग्रुप का नाम तुर्क है। उसमें कई सब ट्राइब आते हैं, जैसे कजाक, ताजिक, उज्बेक, किर्गिज, ये सारे तुर्क हैं। अच्छा सर, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो वही अभी 400-500 साल पहले वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब उसी में फंसे हुए हैं। जो एक्चुअल में तुर्क थे वो बहुत आगे निकल चुके हैं, टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं, काम कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो यथाकथित तुर्क हैं पाकिस्तान वाले, वो जो है अभी वहीं फंसे हुए हैं, वहीं पे धंसे हुए हैं और एकदम ख़त्म होने की कगार के ऊपर हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रही चीज़। नहीं, आप क्या पाकिस्तान की जनता की मैं दोष देता ही नहीं हूँ। तो भाई वो लोग बेचारे बच्चे पैदा हुए, उनको जो पढ़ा वो सीख गए, उनकी क्या गलती है। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि अगर बच्चा थोड़ा मॉडरेट भी है, एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट भी नहीं है, वो रिलीजन को उतना वेट नहीं देता है, उसके बाद भी एंटी इंडिया फीलिंग उसके अंदर हद दर्जे की है। मैंने बड़े अच्छे मेरे दोस्त रहे हैं जो एकदम मतलब एकदम नॉर्मल रहते हैं, रिलीजन को उतना अपने लाइफ में नहीं लाते हैं। वो बैठ के शराब के पेग भी लगा रहे होंगे आपके साथ। कहाँ के फ्रेंड थे वो आपके? हाँ, कहाँ के वो दोस्त थे आपके, पाकिस्तान के? मैं जब जर्मनी में रहता था तो मेरा रूममेट ही पाकिस्तान से था। जी 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 जी। जी। तो हम लोग करीबन 1 साल साथ में रहे। तो फारूक नाम था, बड़ा अच्छा लड़का था। अच्छा। तो मतलब वो पेग वेग लगाता था, फ्री टाइप का आदमी था, नथिंग रिलीजियस। फिर मैं उसको ये समझ नहीं पाया कि इंडिया के प्रति उसकी नफरत जो थी वो कम नहीं होती। मतलब वो मानता था कि पाकिस्तान की सारी समस्याओं का कारण हिंदुस्तान है, जबकि बड़ा रेशनल लड़का था, अच्छा लड़का है वो। तो 3 लेयरिंग की गई है, आपको समझना पड़ेगा। सीमेंट जब भरते हैं ना, उसके पहले जो खाली करते हैं, पहले खाली करके ये बताया कि जो पहला लेयरिंग करते हैं पाकिस्तान के साथ, कि हिंदुस्तान की हर चीज को घटिया बताते हैं, हर चीज को, कल्चर, भाषा, खाना, ये कि इनको पहनना नहीं आता, गंदे लोग थे, कास्ट सिस्टम था, औरतें सब जो है उनका शूद्रों के साथ अजीब व्यवहार होता था, उनको तन ढकने नहीं मिलता, अजीब अजीब सी थ्योरी बना रखी है। यही तो पढ़ाई गई इनको आजकल। यही सब चीजें तो इनके पुराने लोग बता बता कर इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इनके प्रोफेसर से ये मानते हैं। जी। पुराने नए लोग की बात छोड़िए, द प्रोफेसर ऑफ हाईएस्ट यूनिवर्सिटी वो ये बात बोलेगा आपको। उससे सोर्स पूछिए तो सोर्स को कोई इंडियन सोर्स नहीं बताएगा, वो सोर्स आपको कोई और जो कम्युनिस्ट सोर्स है वो बता देंगे। और हमारे भी कुछ लोगों ने हमारी बहुत सेवा करी, हमारे स्कॉलर्स ने ऐसी किताबें लिख दी हैं कि अब आप क्या कहेंगे। जैसे आप देखे औरंगजेब ने जब वो मंदिर तोड़ा है जो काशी विश्वनाथ का, उसके बारे में हमारे ही एक इतिहासकार ने लिखा है कि वो इसलिए तोड़ दिया क्योंकि किसी पंडित ने जो है वहां पे किसी राजकुमारी के साथ कुछ गलत काम कर दिया था। तो मैं उन सज्जन से पूछना चाहता था कि अगर औरंगजेब इतना अच्छा आदमी था तो पंडित को मारता भाई, वो काहे के जाकर के मंदिरवा काहे तोड़ा? मंदिर में क्या खड़ा था, बिगाड़ा था बेचारे का, जी जी। कोई एक्सक्यूज है? तो पॉइंट ये है कि ये जो भारत के जो एजुकेशन सिस्टम को, ये हमारे ही लोग हैं। अच्छा। इनको हमें आपको जीतना होगा अपीजमेंट को बंद करके, फैक्ट टू फैक्ट बात करके। इनको ये समझाना होगा कि रिलीजन और कल्चर अलग होता है। आप नहीं बन सकते अरबी, ना बन सकते हो तुर्की। हर कोई यहाँ खान बन गया है। खान मतलब मंगोल है यार खान। यहाँ पे आपको एक वीक सा कमजोर सा आदमी होगा, उसका नाम होगा खान। अगर वो सेंट्रल एशिया वाले जो ओरिजिनल खान होते हैं वो देख लो, हैरान हो जाएंगे। मैं तो उनके बीच में खाने, तो उनके जो खाने मतलब किंगडम होता है और खान उसका किंग होता है। यहाँ हर कोई किंग बन गया। अच्छा सर, अब हम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं
कि जो अरब वर्ल्ड है, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो अब भाग रही हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ। और जो ये पूरा रीजन है, जहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, सीरिया, भारत के भी जो मुस्लिम हैं, वो सब आप देख रहे हैं कि हमें अरब के जैसे बनना है। जो अरब वर्ल्ड है वो भाग रहा है वेस्टर्न की तरफ। तो ये चीज़ें इन लोग को समझ में नहीं आ रही है कि जब मेन जड़ है वहीं से चीज़ें बदल रही हैं, तो हमको भी बदलना चाहिए। ये अपने आप को उसी में क्यों हमेशा समाहित रखना चाहते हैं? नहीं, मैं ये बात से नहीं सहमत हूँ कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ बहुत रेजिस्टेंस है भाई वहाँ पे डेमोक्रेसी की। ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ, कई रिवॉल्यूशन हुआ, डेमोक्रेसी ने वहाँ पे जड़ें नहीं जमाई। वेस्टर्न वर्ल्ड से क्या मतलब है? वेस्टर्न लाइफस्टाइल कतई नहीं चाहता। वेस्टर्न इन द सेंस लाइफ स्टाइल से व्यू यही हो गया, आपका लाइफ स्टाइल है, आप आराम से रह सकते हैं, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो वहाँ पर जो आप आराम से रह सकते हैं, वो बिजनेस के लिए उन्होंने खोल रखा है। वो अपनी कल्चर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। आप दुबई में जाए, जो लोकल अरब लड़की है वो कोई बुरके, वो कोई आपको बिकनी में नहीं दिखेगी रोड पे। वो बाहर वाले जो आ रहे हैं उनको मना नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि दुबई एक हॉटस्पॉट बन रखा है। जी हलाल फूड सेक्शन अलग है, नॉन हलाल फूड सेक्शन अलग है, लिबरल है वो अपने कल्चर को, क्योंकि उनको पता है दुबई का एग्जिस्टेंस ही इसी पे है कि इट हैज टू रिमेन द हब ऑफ द वर्ल्ड। उनके कल्चर को उन्होंने नहीं छोड़ा है। कल्चर का मतलब क्या होता है? खाना पीना, कपड़े, लिबास, वो कतई नहीं छोड़ते। आपको जाइए जरा, मैं जितने भी लॉ फर्म में कभी कभी मेरा काम पड़ता था, तो मैं किसी जैसे कोई मान लीजिए इंटरनेशनल लॉ फर्म है, उसका दुबई में ऑफिस है, तो दुबई में जो उनका वो होता था, जो उनके लोकल लॉयर होते थे, वो लोकल ड्रेस में ही अपनी फोटो लगाते, वो कोई सूट टाई में नहीं लगाते। वो वेस्ट की ओर नहीं भाग रहे, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि ये तो वहां पे भी समझ में आ गया है कि पेट्रोल डॉलर का लाइफ शॉर्ट है। जो फॉसिल फ्यूल है इसकी लाइफ 50 साल से ज्यादा नहीं है। अभी आपको गडकरी जी ने भी कहा कि एक दिन आएगा कि मैं 15 रुपए लीटर पेट्रोल बिकवाऊंगा। वो क्यों कह रहे हैं ये? बिकॉज वो जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, उसकी ओर इंडिया ने कदम बढ़ा दिए हैं। अभी वो आपका पेट्रोल में जो है वो 20% वो मिला रहे हैं, क्या इथेनॉल। अभी 10% है, उसको इंक्रीज करके 20% में आना चाह रहे हैं। उसके बाद वो जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है, उसको आप हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये मोदी जी का जो पेट प्रोजेक्ट है, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो अब फिर ये जो पेट्रोल पे आपकी रिलायंस है वो कम हो जाएगी। तो पेट्रोल का मेन यूज जो बचेगा वो मोनली आपके शायद व्हीकल के लिए बचे। और व्हीकल में भी ये जो है वो, अगर वो लिथियम आयरन बैटरी के थ्रू ये जो ईवी ला रहे हैं, आप देखिए इंडिया में आज हर दूसरी तीसरी गाड़ी तो ईवी दिखनी शुरू हो गई है। ये भी दिख रही है, अब बाहर जाइए तो आज, तो ये 6-7 साल में, जब तक मैं बूढ़ा हो रहूंगा अपने 50s में, जब मैं पहुंचूंगा, तो ये ईवी ही होगी। जी जी बिल्कुल। एक अच्छी खासी। तो फिर जब आप ईवी पे शिफ्ट हो चुके होंगे, तो फिर पेट्रोल का वैल्यू क्या है? दो ही तरह के पेट्रोल के, तो पेट्रोल का मतलब हाइड्रोकार्बन 3 तरीके के होते हैं भाई। एक तो गैस फॉर्म में, एक जिसको आप सीएनजी और ये कहते हैं, दूसरे हो गए जो क्रूड डीजल हो गया, और डीजल का दूसरा रिफाइंड पेट्रोल हो गया। तो या तो वो आपके कल कारखानों में यूज होता था फैक्ट्री चलाने के लिए, क्योंकि आपको बिजली बनानी पड़ती थी, तो आपको पेट्रोल या डीजल चाहिए होता था। और जो आपके व्हीकल चलते हैं, तो अगर आपने डिपेंडेंस अपनी जो है 70% भी रिड्यूस कर दी, जब आपने इथेनॉल बना के 10% वैसे ही अभी आप सेविंग कर रहे हो। पॉइंट मेरे कहने का मतलब यह है कि द अरब वर्ल्ड इज वेरी वेल अवेयर, दे आर आल्सो ट्रेडर्स भाई। देखिए, इस्लाम का इंडिया से कोई पंगा नहीं है आज की डेट में। देयर वाज अ टाइम इन द हिस्ट्री, और जो हिस्ट्री है उसको हम आप बदल नहीं सकते हैं। मगर आप इस्लाम का अगर देखें कि इस्लाम को इंडिया में जो लाने, जिन्होंने इंडिया पे जुल्म किए, वो या तो टर्क्स थे या तो अरब्स थे। अरब्स कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो अब अपनी टेरिटरी में खुश है, नेशन स्टेट को एक्सेप्ट करके बैठ गए। वो तो सऊदी अरेबिया और कतर आपस में लड़ रहा है, सऊदी अरेबिया और यमन आपस में लड़ रहा है, सीरिया और यमन की लड़ाई अलग चल रही है, सीरिया में खाना जंगी है। उनका कोई नहीं विजन है कि हमें यूरोप जीतना है और हमें ये गजवाई हिंद करना है, गजवाई रोम करना है, ये उनका नहीं है कतई आज की डेट में। दे हैव रिकंसाइल्ड। मोहम्मद बिन सलमान ने, जो कि अभी वो किंग है वहां के, या प्रिंस है टू बी हियर, वो तो उन्होंने तो कह दिया हम तो ये जो हदीस है इनको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देते, ये तो 200 साल बाद कंपाइल हुई है प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद। तो जब वो, अगर हदीस को अगर आप कम कर दें इस्लामिक लॉ में से, तो ये जो अरबिक कल्चर फैलता है वो कुरान से नहीं फैलता, वो तो हदीसों के थ्रू फैलता है। जब आप, तो पॉइंट ये है कि मैं क्या कह रहा हूं कि वो एक मोडर्निटी की ओर जा रखे हैं, जिसको आप वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं वो दे आर प्राउड ऑफ इस्लाम एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ इस्लाम।
वो उनकी देन है भाई, जो भी है उनका कल्चर है ना, इस्लाम उनका एक मॉडिफाइड, उनकी हजारों साल की मॉडिफाइड वर्जन का नाम इस्लाम है, अच्छी चीज है उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट ये है कि जब आप अरब वर्ल्ड को देखें, वो तो इंडिया के पाकिस्तान को छोड़ करके कौन ऐसा अरब वर्ल्ड का लीडर है जिसने मोदी को अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक वो न दिया हो? वो कैसे दे रहे हैं? अरबों को क्या कमी हो गई है ऐसा कि वो मोदी जी को बुला करके और जो है वो कोई उनको इजिप्ट में ऑर्डर ऑफ द नाइल दे रहा है, उनको यूएई का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है, उनको सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है, जॉर्डन का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है, सीरिया का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है। अरब वर्ल्ड हैज मेड पीस विद इंडिया, दैट मीन्स इस्लाम हैड मेड पीस विद इंडिया। अब जो दूसरा इस्लाम को जो इंडिया में लाता है वो टर्क्स है, सेंट्रल एशियंस। मैं गया हूं, इतने वो पीसफुल हो चुके हैं आज की डेट में, उनका कोई नहीं है, वो तो किर्गिस्तान से लड़ने को तैयार नहीं है, तो वो वहां से भी कोई नहीं आने वाला है। बल्कि तो आने वाला कहाँ से सर? ये कहाँ के लोग हैं? दोस्त है पाकिस्तान से, गजवा हिंद, ये यहाँ के लोगों की चाहत है। अगर अरब वर्ल्ड में कोई 2-3 एक बोल भी देगा ना तो वो क्रैक डाउन कर देंगे, ये यहाँ के लोगों की चाहत है। अब जब उनके पास पेट्रोल डॉलर नहीं होगा, पेट्रोल बेचने के लिए नहीं होगा, अभी आज गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि इंडिया जो है $75 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, या 75 ईयर्स बाद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, पैसा तो हमारे पास भी होगा, फिर तो हमें वो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और तब तक तो एनर्जी इतना, मैं बिल्कुल जो ये थ्योरी था कि आप अगर अरब वर्ल्ड के साथ नहीं समझौता करोगे तो आपको पेट्रोल नहीं देंगे और आपकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, गया जमाना। बिकॉज ऑल्टरनेटिव एनर्जी ने जितना जल्दी से अपना रिप्लेसमेंट पाया है, जैसे विंड एनर्जी है, यूरोप तो अपनी एनर्जी को विंड एनर्जी से बना लेता है। अभी प्रॉब्लम यह कि वो एनर्जी को स्टोर करना नहीं आ रहा है उनको, कि भाई हम एनर्जी अगर प्रोड्यूस करें तो स्टोर कहां करें। तो उनका यह है कि अगर भाई प्रोड्यूस हो रहा है तो कंज्यूम करते रहो, अगर नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज है। तो जिस दिन इंडिया या वेस्ट ने किसी ने भी इलेक्ट्रिक जो विंड पावर से, सोलर पावर से ये जो बन रही है इसको स्टोर करना सीख लिया, खेल कदम है पेट्रोल डॉलर का। और जब आपने बनाना सीख लिया तो स्टोर करना भी मुश्किल से 2-3 साल का खेल है। मैंने वही कहा कि देखिए इसको, इसलिए इस्लाम को इसमें अपना लाएं बीच में, वी आर एट पीस विद देम। और आप देखें कि जितने भी हमारे यहाँ पे टेररिस्ट गए हैं, कोई अगर सऊदिया में या यूएई में गया तो यूएई और सऊदिया ने वापस कर दिया उसको कि ले जाओ अपने यहाँ से। ऐसे कई इंस्टांसेस आपको मिल जाएंगे। दे आर नॉट रेडी टू प्रमोट दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स। और अभी आपने देखा होगा जो फ्रांस में हुआ, उसके बाद एक यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका बयान वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते कि यूरोप को हमसे भी ज्यादा पता है इस्लाम के बारे में, वो जो कर रहे हैं वो भोगेंगे। तो ये लोग भी जानते हैं, जो रूलिंग क्लास है अरब वर्ल्ड का, कि ऐसे लोगों को हम हवा नहीं दे सकते, क्योंकि वो इन्हीं की तख्ती गिराएंगे। आप समझ रहे हैं? तो देयर इज अ कंप्लीट पीस। इंडिया की हेजेमनी को, या सॉरी हेजेमनी इज अ रॉन्ग वर्ड, इंडिया के लीडरशिप को, जो अभी अमेरिका में मोदी जी गए, उन्होंने जो पीस बड़े बड़े साइन किए, उसके बाद अमेरिका ने हेराल्डेड, डिक्लेयर्ड कि फ्री वर्ल्ड का आज से नेता इंडिया बनने जा रहा है, विश्व गुरु इंडिया बनने जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि भाई जो डेमोक्रेसी और ये फैलाने का काम अमेरिका का था, अमेरिका नहीं कर पाया। अमेरिका ने डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए वायलेंस का सहारा लिया। इंडिया डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए किसी वायलेंस का सहारा नहीं लेगा, सबके घर में योगा घुसार दिया। 198 देशों ने योगा को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। तो हमने लोगों से नमस्ते कहलवाने के लिए किसी की गर्दनें नहीं उतारी हैं, लेकिन लोग नमस्ते कहते हैं। पूरी दुनिया में नमस्ते फेमस है। कितने ऐसे कंट्री के लोग होंगे जिनका ग्रीटिंग दुनिया में फेमस है? आप नॉर्थ अमेरिका में चले जाएं, आप डाउन साउथ में चले जाएं, अगर आप इंडिया से हैं तो वहां का आदमी सुनते ही आपको कहेगा नमस्ते जी। आपको पता है कि घाना की ग्रीटिंग क्या है? आपको पता है लातविया की ग्रीटिंग क्या है? नहीं पता है आपको, लेकिन नमस्ते दुनिया में फेमस है। हमने अपनी, भाई लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाने के लिए तलवार उठाया ना, कि अगर मेरी आइडियोलॉजी है तब तलवार उठा तो लोग कन्वर्ट होना शुरू हुए। हमने तो कोई तलवार नहीं उठाई भाई, हमने योगा घर घर पहुंचा दिया, हमने नमस्ते घर घर पहुंचा दिया। हमने कौन सी तलवार उठाई? कौन यहां से निकला कि तलवार लेके चलो अमेरिका और वहां पे सबको चेंज करना है, अफ्रीका में चेंज करना है? आप पहुंच गए लोगों के घर घर। क्योंकि पीस जो आज का जमाना है, इसमें इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इंडियंस को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। और हमारी ताकत क्या है? हम किसी को छोटा नहीं कहेंगे, हम सबको लेके चलेंगे, हम किसी को नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, एनहाइलेट नहीं करेंगे। अरब भी सर्वाइव करेंगे, इस्लाम भी सर्वाइव करेगा, क्रिश्चियनिटी भी सर्वाइव करेगा, सनातन भी सर्वाइव करेगा, आप सबको लेके चलेंगे।
क्योंकि हम जी सबको जी। अपना परिवार मानते हैं। ये कैपेबिलिटी सिर्फ इंडिया के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। अच्छा सर, जो पाकिस्तान के लोग हैं ये हमेशा जब बात करते हैं तो हिंदुओं से बहुत नफरत करते हैं। ये अपने आप को किसी तरीके से हिंदुओं से रिलेट नहीं करना चाहते, जबकि इनकी 4-5 पीढ़ी अगर हम लोग बैक चले जाएं तो फिर वहाँ पर देखेंगे सारे लोग हिंदू ही थे। तो ये लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं भारतीय हिंदुओं से या फिर भारत के लोगों से? देखिए, हिंदू से नफरत नहीं करते, खुद से नफरत करते हैं। हिंदू कौन है भाई? ये भी हिंदू ही है। अगर अब आप ना माने कि मैं अनुज धीमन नहीं हूं, तो आपके ना माने से आप अनुज धीमन तो नहीं बंद हो जाएंगे। ये अगर हिंदू नहीं है तो कौन है? तुर्क, बांग्लादेशी, ईरानी। तो बांग्लादेशी भी तो हिंदू हैं। वही कह रहा हूं। नहीं भाई, चलो बांग्लादेशी एक अपने आप में बंगाली कह सकता है वो अपने आप को। भाई बंगाली एक सिर्फ हमारे आइडेंटिटी मानने को तैयार है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदू आइडेंटिटी से, मतलब अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से उसको हिंदुस्तान नहीं कहना चाहते, तो कौन हो? और बंगाली और ये सब आइडेंटिटी है ना, इसके अंदर सब हिंदू हो जाता है। तुर्क कभी आपको कभी अपने आप को बोला कि हम सिर्फ मुसलमान है, तुर्क नहीं है। अरब कभी बोला कि हम सिर्फ मुसलमान है, अरब नहीं है। और अरब होने का मतलब खाली मुस्लिम होता है? सारे अरब मुस्लिम है। मैं पैलेस्टाइन रहा हूं, मैं इसराइल में रहा हूं, मैंने अरबी बहाई से मिला है। बहाई एक रिलीजन होता है, वो अरब्स हैं, नहीं मानते उनको इस्लाम को। अरब क्रिश्चियन से मिला हूं मैं, कर्ड से मिला हूं मैं, बहुत तरह के अरब हैं भाई। इतना भी वो नहीं कि सारे अरब होंगे। 70-80% हो सकता है कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत से अरब है जो अलग अलग लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। पता ही नहीं है इन लोगों को। तो ये हिंदू से नहीं नफरत करते, ये खुद से नफरत करते हैं, बिना जाने के हम खुद से नफरत कर रहे हैं। जैसे It's कतर like के अंदर they have a disease called autoimmune disorder. जी ये अपनी कतर इम्यूनिटी जब आपका शरीर को खा जाती है ना, जब आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर को अटैक करती है, ये उनके साथ हो रहा है। जी बताएं। जी। जैसे कि कतर है, कतर को हम लोग मुस्लिम राष्ट्र जानते हैं, लेकिन वहाँ पर 15% हिंदू है और इसके अलावा 15 या 14% के आसपास क्रिश्चियन है। ओवरऑल 62% ही उसके वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन सबको ये लगता है कि वहाँ पर सभी मुस्लिम रहते होंगे। तो ये जो आपने बताया ना कि बहुत सारे अलग अलग जो है रिलीजन के लोग रहते हैं अरब कंट्री के अंदर, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ये बात बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का भी मतलब ये था कि कतर में मुसलमान भी रहते होंगे, पर वो कतरी नहीं बनने देंगे आपको, अरबी नहीं बनने देंगे वो। जी जी। कतर का आप चले जाए, इंडियन मुसलमान जरा, अभी वो कतर में वर्ल्ड कप का फुटबॉल हुआ है, वहां पे ना उन्होंने छिपा दिया जितने लोग मरे उस फुटबॉल स्टेडियम को बनाने में। एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, कई यूरोपियन कंट्री से काम नहीं जाएंगे उसमें। बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान के हजारों लोग मर गए, वो मुसलमान ही थे। आपको अरबी अपने घर में बुला करके नौकरी करवा लेगा, मुसलमान बना देगा, अरबी नहीं बनाएगा वो आपको, कतरी नहीं बनाएगा वो आपको। कतर में कतरी से ज्यादा नॉन कतरी रहते हैं, आपको पता है ये? जी उनकी बिल्कुल वो माइनॉरिटी है। जो कतर के ओरिजिनल सिटीजन है वो अपनी कंट्री में माइनॉरिटी है, वहां पे नॉन कतरी ज्यादा रहते हैं। तो आपको जो जिन लोगों को शौक है चेंज करने का, जरा कतरियों से बोलो भाई चलो हम सब आगे, हमको सिटीजनशिप दे दो, जरा देख के मांग के देखिए सिटीजनशिप। वो कहते हैं मुसलमान बन जाओ, अपने घर में रहो, वहीं जाओ। कितने रिफ्यूजीज को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं करते। रिफ्यूजीज बनते हैं सीरिया के लोग, कतर में काहे नहीं गए? नेशन स्टेट कूट कूट के भरा पड़ा है उनके अंदर। ये हमारे यहाँ पे आकर के हमें अलग कहानी सुनाते हैं यार। अगर ऐसा ही है तो सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान और कजाकिस्तान एक कंट्री क्यों नहीं बन जाते? हाँ किर्गिस्तान अपने आप को किर्गिज क्यों कह रहे हैं? तुर्कमेनिस्तानी क्यों कह रहे हैं? अजरबैजानी क्यों कह रहे हैं अपने आप को? उज्बेक क्यों कह रहा है मुझबेक है? अफगान की अगर आप डेफिनेशन पढ़िए, अफगान इज अ ताजिक एंड अफगान इज अ उज्बेक एंड अफगान इज अ इवन गुज्जर, पठान, ये अफगान है। तो क्यों ये कह रहे हैं कि भाई अफगान में ये सारे, वो कह रहे हैं बस अब मुसलमान है, अफगान की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये सिर्फ हमारे यहाँ की बीमारी है, रिलीजन से लड़ाई नहीं है। जो भी तब जो जाके रिलीजन के, ये लड़ाई है कि अब आपको अपनी कल्चरल यूनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको जिसको मानना है मानिए। दो चीजें करनी होंगी, एक तो सेक्युलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। सेक्युलराइजेशन का मतलब एक मुसलमान को कुरान में से सारी पॉलिटिकल पावर निकाल करके भारत के संविधान में निहित करनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं होता, सेक्युलराइजेशन की बात करना बेईमानी है। रिलीजियस न्यूट्रलिटी को सेक्युलरिज्म नहीं कहते हैं। जब तक आप ये कहेंगे कि कुरान हमारी सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट है, तब तक आप भारत में आप फिर मुसलमान बनते रहोगे, क्योंकि कुरान आपको मुसलमान बनाता है, लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपको भारतीय बनाता है।
तो जहां भी जी कॉन्फ्लिक्ट होगा भारतीय होने में और मुसलमान होने में, तो आप तो कह रहे हो कि हमारा मुसलमान की आइडेंटिटी बड़ी है, जैसे हमारे संविधान में लिखा है कि स्लेवरी बैंड है, मगर आप में अगर अलाउड है, कल को अगर अगर आपको ये मौका मिले तो आप कह रहे हो हम स्लेवरी को इलीगल नहीं मानते। ये सारे जी कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो इसी को सेक्युलराइजेशन, इसको नहीं कहते रिलीजियस न्यूट्रलिटी को, जो लोग हमारे यहाँ समझ रहे हैं। सेक्युलराइजेशन का मतलब होता है आपकी दैवीय किताब में से, डिवाइन बुक में से सारे पॉलिटिकल पावर निकाल करके एक दूसरी किताब में डाल देना, जो किताब पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जी जैसे जी समुद्र में से जब आप नमक निकालेंगे तो नमकवा निकाल के कहीं डालेंगे ना, तो जहां डालते हैं वो पत्थर, उसी का नाम कॉन्स्टिट्यूशन है। कि जब आप कोई भी रिलीजियस बुक में से पॉलिटिकल पावर निकाल लिया, अब जो आप वो पॉलिटिकल पावर जहां पे आप डालेंगे उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसी को सेक्युलराइजेशन कहते हैं। तो हमारे देश का मुसलमान कहता है कि हम सेक्युलर कंट्री चाहते हैं, और वो कुरान को कह रहा है सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, उसको समझ ही नहीं आता वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक सर, आपसे बहुत ही अच्छी बात हुई। आपने बहुत ही खुलकर मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की, वो शायद मुझे भी नहीं पता थी, वो हमारे दर्शकों को आपने बताया। आने वाले समय के अंदर हम आपके साथ एक और सेशन रखेंगे, या 2 3 4 अब हम लोग बात करते रहेंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और जो लोग व्यूवर्स हैं वो देखेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं होंगी, और बहुत ही खुलकर आपने बातें की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप किसी और गेस्ट के साथ चाहते हैं कि मैं पॉडकास्ट करूं, बात करूं, तो आप भी वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।